सिविल सर्विस की परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो सबसे टफेस्ट ये परीक्षा रहती है, लेकिन इनमें ही काफ़ी बच्चे बहुत अव्वल आते हैं। उनमें से एक बच्चा हमारे साथ है, आकृति डोभाल, जिनका 93 रैंक आया है। हम उनसे खास बातचीत करते हैं। आकृति, दैनिक ट्रिब्यून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आकृति, आपकी अगर हम बात करें तो मैंने ये सुना है कि आपने जो प्रिपरेशन की थी वो सेल्फ स्टडी से की थी और आपने 4th अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है। तो ये कैसे किया और कैसा ये प्रोसेस रहता है प्रॉपर? देखिए, जब मैंने बिगनिंग करी थी अपनी प्रिपरेशन की तो फाउंडेशन को मुझे कुछ 2-2.5 साल लग गए थे और वो मैंने खुद ही करी थी। लेकिन उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्सेज़ की हेल्प कर ली थी ताकि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, क्योंकि समटाइम्स यू नीड द फीडबैक टू अंडरस्टैंड कि आप गलत कहाँ जा रहे हो, आपकी लिमिटेशंस क्या है। जैसे मैंने कहा, ये मेरा 4th अटैम्प्ट है, तो मेरे लास्ट में जो मेंस में मार्क्स थे वो इतने नहीं हो पाए थे कि मैं कट ऑफ क्लियर करती। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और फीडबैक लिए, ताकि हर चीज़ में मुझे ये पता चल जाए कि कहाँ पे मेरी गलती थी और अब वो नहीं करनी है, तो जिसके कारण अब वो बेटर रिस्पॉन्स रहा है मेरा। तो ऐसे सब रहा है। अच्छा, ये आपका 4th अटैम्प्ट था। अमूमन हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल होते हैं, सेकंड में, थर्ड में तो हम हिम्मत हार ही जाते हैं। तो आपने ये कैसे ठानी कि मैंने 4th अटैम्प्ट भी देना और इसको क्लियर करना है? देखिए, ये जो सैडनेस और वो फ्रस्ट्रेशन है वो आई थिंक सब कोई फील करता है, बट हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कई बच्चे 6th अटैम्प्ट में रैंकर्स बनते हैं, टॉप रैंकर्स, कहीं फर्स्ट में ही क्लियर कर जाते हैं। तो हर किसी इंडिविजुअल की अपनी एबिलिटी कैपेसिटी होती है, और एबिलिटी कैपेसिटी ही नहीं, सिर्फ कभी कभार फीडबैक में कोई दिक्कत रह जाती है, कभी इनफ टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम रह जाती है। तो हर कोई कोप अप ही करता है, इसलिए मल्टीपल अटैम्प्ट्स है, क्योंकि ये एग्ज़ाम डिमांड करता है एज अ प्रोसेस उसको समझना और इम्प्रूवमेंट करते जाना विद टाइम। अच्छा, अभी अमूमन जो भी बच्चे जो आईएएस का क्रैक करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो उनसे यही पूछा जाता है आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो सेल्फ स्टडी तो आपने की, पर आप दिन का अगर डेली का रूटीन पूछें तो आप कितने घंटे अमूमन पढ़ते थे और क्या चीज़ आप अपने फ्री टाइम में करते थे? देखिए, मेरा ऐसे होता था कि मेरा टारगेट रहता था कि एवरीडे 9 आवर्स में पुट इन कर जाऊँ। इससे ज़्यादा रियलिस्टिकली मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान बर्नआउट हो जाता है, उनका मेंटल एग्जॉशन शुरू हो जाती है। बट एट टाइम्स कभी सिर्फ 5 घंटे हो पाता था, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। तो वो कभी 5 आवर्स, कभी 9 आवर्स, कभी 10 पे भी चला जाता था। तो इट केप्ट वेरिंग। लेकिन उस चीज़ को, अपने मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है और साइमल्टेनियसली अपनी पढ़ाई करते रहना ज़रूरी है। तो ये बैलेंस बना के चलेंगे तो ही बेहतर रहेगा। और बाकी ऐसे है कि जैसे फैमिली आपकी बहुत हेल्प करती है इस प्रोसेस में। कभी आप सैड फील कर रहे हो, यू गो एंड जस्ट स्टे विद देम, कोई हंसी मजाक कर लो अपने दोस्तों के साथ। फ्री टाइम में अगर आपको पता है कि आज 5 घंटे पढ़ाई होनी है, तो बाकी घर में एक मूवी देख लो तो अच्छा लगता है। कभी मैंने, जैसे अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने जिम ज्वाइन किया था टू गेट बेटर, जैसे फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी होती है। तो एवरीडे एक्सरसाइजेस का रखना, या म्यूज़िक सुन लेना, वॉक पे चले जाना, या अपने पेरेंट्स या अपनी दीदी को तंग करना जाके, तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू इन योर फ्री टाइम, ताकि बैलेंस रहे मेंटल हेल्थ का और पढ़ाई का। आपने ये कब से तय कर लिया था कि मैंने आईएएस ऑफिसर ही बनना है? कौन से ईयर में डिसाइड कर लिया था? अपने +2 के बाद कि ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, मैंने अपने कॉलेज के बीच में जब मैं डिसाइड करी थी कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू परस्यू, तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे अच्छा करियर तो देगी ही, बट सोशल सर्विस के को ही मेरा करियर बना देगी। तो मेरा गोल, जो मेरे ख्याल मेरी चाइल्डहुड का बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरी फैमिली सर्विस की तरफ ओरिएंटेड रही है, तो वो मेरे अंदर, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर आता रहा और अब वो करियर पाथ में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए ग्रेजुएशन। अच्छा, हम बच्चों से बात करते हैं तो कहते हैं हम सोशल मीडिया से दूर रहे, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रहे, अपने फैमिली फंक्शन से दूर रहे। तो आपने ये सब चीज़ें अपनाई कि इनके साथ रह के? नहीं, फैमिली फंक्शन से तो मैं दूर थी। ये तो मेरा ख्याल मेरे रिलेटिव्स की प्रॉब्लम है, और मेरी मम्मी को भी बोल देते थे कि तू उन्हें भी डांट देते थे कि क्यों नहीं लाती हो। बट मैं फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड करती थी। मैंने सोशल मीडिया से कंप्लीट कट ऑफ कर दिया था, बिकॉज ये एक जैसे होती है कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डिमांड करता है प्रोसेस। तो ऐसे अगर आप फैमिली फंक्शंस में भी अडेयर करेंगे, लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट होने लग जाएंगे, तो आई डोंट थिंक हम प्रॉपरली काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया गॉन, रिलेटिव्स का गॉन, तब वो जो मर्जी बोले फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करियर भी तो इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए। हाँ, तो ये रहना चाहिए। और उसके अलावा जब आपको मन करता है कहीं जाने का, देन यू प्लान समथिंग, क्योंकि आपका अपना रूटीन है, अपना डिसीजन है कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो चलो मैं गार्डन घूम के आती हूँ। यही करना चाहिए, आपको ड्राइव करना चाहिए, किसी और को नहीं। अच्छा, आपकी इस दौरान इंस्पिरेशन क्या रही कि आप अपना आइडियल किसी को मानते थे? खासतौर पे आईएएस ऑफिसरों में बात करूं मैं, किसी को आप अपना आइडियल मानते थे जिसको आपने
पूरा फॉलो किया? देखिए एक वाइल जैसे एथिक्स में वी हैव टू कम वी रीड अबाउट वेरियस आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे मल्टीपल आईएएस ऑफिसर्स हैं जो जिनको हम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देख सकते हैं। एक फ़ीमेल अनुराधा गुप्ता मैम जी हैं जिन्होंने हमारी जो पोलियो वैक्सीनेशन की जो हमारी जर्नी थी उसको स्पीयरहेड किया था। और आज आप देख लिए इंडिया पोलियो वैक्सीन में कोई बच्चा नहीं है, हम लोग फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं बाय WHO। तो आई थिंक उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो हरियाणा कैडर से थी आई सपोज। फिर एक हैं कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जी हैं, उन्होंने पीपल्स रोड बनाई थी अपने क्राउड सोर्स करके पैसों से। तो अब ये आप देखते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, करेज, कंसिस्टेंसी और एक शेयर रेजिलियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी आईएएस ऑफिसर्स ने, आईपीएस ऑफिसर्स ने हम मेरे को इंस्पायर ज़रूर किया है। अच्छा, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इसमें कर ही नहीं सकते आप, मतलब कि एक एटमॉस्फेयर आपको चाहिए, एक इंस्टीट्यूट में, एक लाइब्रेरी में अपने आप को बंद करना चाहिए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो बच्चे इसकी खास तौर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए ऐसा डिक्लेयर कर देना कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट। बिकॉज मैंने स्कूलिंग में भी अपना जेई मेंस भी, अपनी इंजीनियरिंग भी विदाउट ट्यूशन करी है। तो अब जब मैंने आगे परस्यू करना था, आई आस्क्ड माय सीनियर कि क्या आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और मेरे सेल्फ स्टडी में फ़र्क रहेगा? बिकॉज अगर इंटेंशन क्लियर करने की, यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि आफ्टर फ्यू ईयर्स एवरीथिंग बैलेंस आउट हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी से ही शुरू करूँगी और इवेंचुअली जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है कोचिंग की, मैं उतना यूज़ करूँगी। तो मैंने जैसे बोला टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए क्रोम IAS से। मैंने पीयूष सर को फॉलो करा था एथिक्स एंड रिचमेंट कोर्स के थ्रू। फिर एक स्पेक्ट्रम में सेक्टर 25 में मैं उनके वहाँ जाके अपना पेपर अटेम्प्ट करके आ जाती थी। और एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है स्लीपी क्लासेस की, जो मोहाली बेस्ड ही है। उनका भी बहुत ऐसे मैंने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करे हैं। तो आपको जहाँ तक ज़रूरत है कोचिंग की, आप वो यूज़ कीजिए। सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट पास कर देना तो ठीक बात नहीं है, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि गाइडेंस, फीडबैक क्वालिटी टीचर्स के थ्रू ही आ पाता है। लेकिन जो फाउंडेशन है, जो आपने प्रिपेयर करना है, वो आपके थ्रू ही आएगा। अच्छा, इंटरव्यू काफ़ी स्पेशल रहता है इसमें, और इंटरव्यू में काफ़ी पैरामीटर्स देखे जाते हैं। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसके बारे में आप हमारे साथ? हाँ जी, अभी वो स्कोर भी निकले हैं अभी रिसेंटली एंड मेरे 212 मार्क्स आए हैं। और पहले मुझे ऐसे लगता था इंटरव्यू की इमीडिएटली बाद कि मेरा तो ख़राब हो गया है एंड आई क्राइड अ लॉट। लेकिन अब रियलाइज़ हुआ है कि वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा हो गया था, विच इज़ बिकॉज आई थिंक टॉप 6-7 में मार्क्स हैं वो। तो लेकिन इंटरव्यू में ऐसे होता है कि इट फील्स लाइक कि बहुत ही फॉर्मल है। ऑफ कोर्स फॉर्मल होता है, बट व्हाट दे वांट टू सी इज़ हाउ यू आर एज अ पर्सन। तो इंटरेक्शन वो चाहते हैं कि आप जो क्वेश्चंस आप नहीं भी समझ पा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए और अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। तो मेरा आई थिंक मैंने वही किया था। वो मैंने 2 क्वेश्चंस के लिए ना बोली थी कि दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। बाकी सब क्वेश्चंस आई ट्राइड कि मैं क्रिटिकली रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। उस टाइम तो लगा था कि बेकार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वेश्चन मैं बताती हूँ। तो एक जैसे उन्होंने पूछा था कि हम लोग जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे ही एक्चुअली उन्होंने मेरे से पूछा था कि हम लोग ने इतने साल से विमेन एम्पावरमेंट में क्या अचीव किया है, आपको लगता है क्या प्रॉब्लम है और क्या जेंडर बजटिंग उसमें हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसके ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर जाता है कि हाँ जी, हम लोगों ने बहुत अचीवमेंट्स करी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे टोकनिज्म से रिलेटेड कि फीमेल्स को एम्पावरमेंट तो मिल जाती है। जैसे 46% आज लोकल बॉडीज़ में फीमेल्स हैं, लेकिन सरपंच पति सिंड्रोम होता है कि वो डिसीजन नहीं ले रही होती, उनके हस्बैंड या उनके देवर या उनके भाई डिसीजन ले रहे होते हैं। तो एक टोकनिज्म का एलिमेंट आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल लेवल पे कभी चेंजेस हो ही नहीं पाते। तो मैंने रिस्पॉन्ड करा कि उसको चेंज करने के लिए हम लोगों को एक तो अकाउंटेबिलिटी पे कि अगर हम पावर दे रहे हैं क्या वो पावर एक्चुअली जा रही है उनके पास, और दूसरा कल्चर, क्योंकि अगर कल्चर की बेस ही हमारी ख़राब है तो हम ऊपर से टॉप डाउन कितने भी चेंजेस कर ले, बॉटम अप में वो चेंजेस आएंगे ही नहीं, कभी माइंडसेट बदलेगा ही नहीं। और जेंडर बजटिंग सिर्फ उस चीज़ को एड्रेस करता है कि जैसे रिसोर्सेज डिस्प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड रहते हैं हमारे समाज में, उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक एफर्ट है। जैसे आज 1% ऑफ द GDP जेंडर बजटिंग के लिए जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पब्लिक सेफ्टी के लिए स्ट्रीट लाइटिंग की ज़रूरत होती है। जहाँ पर रोड्स ना जा पाती हैं, उनको जैसे लकड़ी लेने जाना है, पानी लेने जाना है, वहाँ रोड्स नहीं है और उन्हें जाना भी पड़ रहा है, वहाँ पे रिसोर्सेज होने चाहिए। तो ये जेंडर बजटिंग उस चीज़ को एक्नॉलेज करके एड्रेस करता है। अच्छा, आप अपनी सेवाएं कहाँ देना चाहते हैं? कुछ आपने डिसाइड किया है कि कौन से शहर में, खासतौर पर जहाँ से आदमी पढ़ता है वहाँ पर ज़्यादा सेवाएं, आपने क्या डिसाइड किया? देखिए, मैंने ऐसे होता है कि मुझे तो जब मैंने भरना था तो आई आस्क्ड अ फ्यू टीचर्स कि मतलब इसका क्या सेटअप रहता है, हाउ एग्जैक्टली। तो दे सेड कि यूके, मैंने सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया और सभी में ऐसे प्रेफरेंस तो डाल रखी है बिकॉज यू हैव टू फिल इट, एंड उसके बाद तो लक फैक्टर डिपेंड करता है कि वो रोटेशन में आपको कौन सी मिल जाए। तो घर की मिल गई तो घर की, नहीं तो कहीं और मिल गए तो इंडिया भी घर ही है।
तो आकृति डोभाल थी हमारे साथ, खास बातचीत हमने इनसे की, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए। सबसे बड़ी बात, इन्होंने 4th अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। सबसे बड़ी बात हम कहें इस पूरे एग्ज़ाम में तो बहुत मुश्किल होता है कि आप विदाउट कोचिंग इस पेपर को क्रैक कर दें, लेकिन इन्होंने सेल्फ स्टडी से किया और अपने 4th अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। डायरेक्टर के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।